पिछले वीडियो में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से होते हैं वो बात हमने की थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि आईआर रेडिएशन जब कोई भी पदार्थ एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन वो पॉसिबल नहीं है। आईआर रेडिएशन की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है कि वहां पर कोई ट्रांजिशन हो सके। आईआर रेडिएशन की एनर्जी कम होने के कारण वहां पर मॉलिक्यूल्स में केवल वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो वाइब्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं वो हमने बात कर ली थी। अब हम उससे आगे बात करेंगे। हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ क्या है? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कोई भी, जैसे ये हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया तो ये वाटर मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है यानी ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में जुड़े हुए हैं तो ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब दृढ़ नहीं है, ये लचीले हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन से ये दोनों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं ये दोनों हाइड्रोजन लचीले बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्रिंग द्वारा जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये रिजिड होंगे तो फिर वाइब्रेशन हो नहीं पाएगा। जब ये लचीले होंगे या मैं कहता हूं इलास्टिक होंगे, इलास्टिक होने का मतलब स्प्रिंग जैसे होंगे तब ही इनमें वाइब्रेशन हो पाएगा। हम बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जब आती है तो ये स्ट्रेचिंग का मतलब ये खींचते हैं। जब ये रिजिड होगा, लोहे के सरिये जैसा होगा तो ये कैसे खींचेगा? पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये स्प्रिंग जैसे होते हैं। तो इनको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बॉन्ड्स जो होते हैं उनको स्प्रिंग की तरह मानते हैं, इलास्टिक मानते हैं, ताकि उनमें वाइब्रेशन को हम दर्शा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ ऐसे सिस्टम्स पर लागू होता है जिनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी जिनमें बॉन्ड जो है वो इलास्टिक होते हैं। रिजिड होने पर हुक्स लॉ लागू नहीं होता और हम ये बात भी कर चुके हैं कि इलास्टिक होते हैं इसलिए हुक का नियम इन पर लागू हो। तो हुक के नियम के अनुसार हुक का नियम जो है वो ऐसे सिस्टम्स पर लागू होगा जो आपस में, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CO2 का मॉलिक्यूल है, तो ऐसे सिस्टम पर लागू होगा जिसमें दो या अधिक द्रव्यमान, भाई इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान, इसका भी हम अभी मॉलिक्यूल के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कोई भी दो या अधिक द्रव्यमान आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए, आपस में किससे जुड़े हो? स्प्रिंग से जुड़े हुए हो। तो उन मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होगा तो उस वाइब्रेशन की कितनी एनर्जी होगी यानी किस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेशन हो सकता है उसको हम हुक्स लॉ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। हुक्स ने स्प्रिंग से जुड़े हुए दो या अधिक द्रव्यमान वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेशन करा करके और उनकी एनर्जी कैलकुलेट की और एक फॉर्मूला दिया कि न्यू बार बराबर कोई भी दो पार्टिकल जिनमें द्रव्यमान और वो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां पर न्यू बार क्या है? न्यू बार है न्यू बार वेव नंबर, तरंग संख्या
2 2 है, पाई पाई है C। प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ये देखिए, ये वेव नंबर हम आप लोगों को पता है कि सेंटीमीटर इनवर्स में निकालेंगे। ये बात हम निकल पहले ही कर चुके थे कि किसी डाटा के आगे सेंटीमीटर इनवर्स नहीं भी लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि सेंटीमीटर इनवर्स में ही है। तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करेंगे, और तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालने के लिए ये डाटा भी सेंटीमीटर में लेने पड़ेंगे। तो प्रकाश का वेग भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, जो होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए, के है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट के है जो बल स्थिरांक है, यानी फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो बॉन्ड पर डिपेंड करती है। जिन भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ये उसके लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे किसी भी पदार्थ के लिए गलनांक स्पेसिफिक होता है, तो उसका गलनांक कितना होगा वो फिक्स है। किसी भी पदार्थ के लिए क्वथनांक फिक्स है। तो उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट ये भी किसी भी बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक ये वैल्यू होती है, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, तो फोर्स कांस्टेंट म्यू रिड्यूस मास, सामान्य द्रव्यमान। अभी सामान्य द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, कोई भी पदार्थ है, हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान होता ही होता है। लेकिन अगर कोई भी दो पदार्थ है, उन दोनों का भी निकाल सकते हैं। अगर वो दोनों पदार्थ गति में है, मोशन में दोलन कर रहे हैं, तो फिर उनका द्रव्यमान निकालना टिपिकल हो जाता है। तो उनके लिए एक टर्म यूज होती है, सामान्य द्रव्यमान। उन दोनों के मास के लिए क्या टर्म यूज होती है? सामान्य द्रव्यमान, रिड्यूस मास, म्यू। और म्यू बराबर होता है m1 into m2 upon m1 plus m। म्यू बराबर होता है m1 into m2 upon m1 plus m2। यानी कि सामान्य द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला भी जो भी दो मास है और वो आपस में दोलन में है, तो उनके लिए मास डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम रिड्यूस मास का प्रयोग करते हैं सामान्य द्रव्यमान। रिड्यूस मास में बराबर होता है पहला द्रव्यमान इंटू दूसरा द्रव्यमान अपॉन पहला द्रव्यमान प्लस दूसरा द्रव्यमान। इन दोनों मास को हम गुणा करके उसमें दोनों मास को ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो ये है रिड्यूस मास। तो इसमें जो चीजें आनी है वो क्लियर होगी। रिड्यूस मास कैसे निकालेंगे वो निकाल सकते हैं। सी अपन को पता है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 या 22/7, ये सब आप जानते हो। आप जानते हैं वो सब चीजें। तो फोर्स कांस्टेंट जो है ये इसकी जो यूनिट होगी वो डाइन पर सेंटीमीटर होगी, और हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, इसकी ये यूनिट होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में अपन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को ये सेंटीमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर में निकालना है तो सारी यूनिट अपन को जितने भी इसमें जो डिस्टेंस की जो भी यूनिट आ रही है वो सभी अपन को सेंटीमीटर में ही लेनी पड़ेगी। तो ये हुक्स लॉ के अनुसार जो है किसी भी दो पार्टिकल, दो मास अगर स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उनमें वाइब्रेशन जो होगा उस वाइब्रेशन की वेव नंबर, यानी वेव नंबर मैंने कल भी कहा था, मैं वेव नंबर कहूं या फ्रीक्वेंसी कहूं या एनर्जी कहूं, एक ही बात है, तीनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटेड है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेव नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो उसके लिए फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में जो भी जितनी वैल्यू हो जाए उन वैल्यूज को मैंने बता दिया है कौन सी वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, ये अब रिड्यूस मास जो है इसको हम ग्राम में लेंगे, ग्राम में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए, एक बॉन्ड है सी और एच, सी एच बॉन्ड का निकालना हो तो सी अपन को पता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो 12 होता है।
और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है और एटॉमिक मास भी एक ही होता है। तो ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर। तो न्यू बार इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3032 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। अब देखिए कुछ सारे कैलकुलेट आपने किया है, ये मुझे ध्यान है, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। 1/2 गुणा 3 पॉइंट या 14 या 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये सी के वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू इंटू के अपॉन म्यू। अब बोल साहब हमको सर के नहीं पता, वो स्पेसिफिक वैल्यू वो आपको पता होनी चाहिए या याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए के जो होता है उसकी वैल्यू होती है 5 × 10⁵ ये आएगा किसमें आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके लिए के की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक है इस बॉन्ड के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो हम के की जगह ये वैल्यू रख देंगे और न्यू की जगह सॉरी म्यू की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। अभी m1 m2 और क्या है m1 m2, तो m1 m2 देखिए दो है, एक तो कार्बन है एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन का जो है मास है जिसको हम m1 कह सकते हैं वो बराबर क्या हो गया 12 ग्राम और हाइड्रोजन m2 बराबर क्या हो गया 1 ग्राम। अब यहाँ पर हम 12 ग्राम में 1 ग्राम रख देंगे, वो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड की बात करें तो एक ही एटम है, एक एटम कार्बन है एक एटम हाइड्रोजन, कोई एक ही बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सब ये एक ही है, तो इसके लिए क्या करना होगा 12 ग्राम। ये 12 ग्राम किसका, एक मोल का, किसका भार है 1 मोल। भैया आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं और पढ़ा होगा आपने मोल कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। तो 1 मोल में आवेगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं या उतनी इकाइयां होती हैं। तो 12 ग्राम में 1 मोल का वजन 12 ग्राम है और उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 इकाइयां होती हैं, यानी कि 1 मोल बराबर हो जाए 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इतने यूनिट्स होंगे। अभी इतनी यूनिट्स जो है वो 1 मोल में है। अब इसके 1 मोल बराबर कितना है 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में इतनी यूनिट है, यानी इतने एटम है 12 ग्राम में कार्बन के। तो एक एटम का वजन निकालना पड़ेगा तो 12 बटे इतना है कि नहीं। तो एक कार्बन एटम का वजन हो जाएगा, एक कार्बन मास ऑफ 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम बराबर हो जाएगा 12/6.022 into 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। भाई 12 ग्राम का सॉरी इतने परमाणुओं का वजन 12 ग्राम, तो एक का 12 बटे इतना। ऐसे हाइड्रोजन का एक्सपेक्ट में निकालेंगे 1 ग्राम का वजन, इतने परमाणुओं का वजन जो है वो 1 ग्राम है, तो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 बटे इतना। तो मास जो रखेंगे हम एक एटम का रखेंगे। अभी जो ये 12 ग्राम जो दिया गया है हमने बात कर रहे हैं कि 12 ग्राम होता है, वो 12 ग्राम जो है वो 1 मोल का होता है और 1 मोल में इतने सारे एटम होते हैं। चलिए तो उसमें हम यहाँ पर 1 मोल, 1 एटम कार्बन का लूंगा, 1 एटम हाइड्रोजन का और फिर 1 एटम कार्बन का प्लस 1 एटम हाइड्रोजन का, तो वो हम रख देंगे और वो सारा कैलकुलेशन जब करेंगे तो फाइनली ये डाटा हमारे मिल जाएगा, इतना अमाउंट आए और ये हो जाएगा न्यू बराबर 3032 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है या वेव नंबर जो होता है वो होता है 3032 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी बॉन्ड के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट अपन को पता लग जाता है
तो फोर्स कांस्टेंट की सहायता से हम किसी भी बॉन्ड के लिए हुक्स लॉ की सहायता से हम वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि IR फ्रीक्वेंसी वो कितने पे एब्जॉर्ब करेगा यानी उसका सिग्नल कितने पे आएगा। ये हमने इस हुक्स लॉ की सहायता से निकाला है। और जब हम IR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वाकई CH बॉन्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में ही प्रैक्टिकली हम ज्ञात करते हैं तो भी वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ही आती है, लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे ही आती है। तो ये प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया हुआ डाटा बिल्कुल आपस में मैच करता है। इसका मतलब ये हुक्स लॉ जो कैलकुलेट कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए अब इसे हुक्स लॉ से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे दो बातें और अपन को समझनी है, वो देखिए कि कोई भी बॉन्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड किस पे करेगी, तो वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, यानी कि किसी भी बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल देगा, उतनी ही ज्यादा वेव नंबर पे सिग्नल देगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा वेव नंबर पे सिग्नल देगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। अर्थात बॉन्ड अगर मजबूत है तो उसमें स्ट्रेच होगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चलो दूसरा जो है वो है न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू। दूसरा है कि न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू, यानी कि जो स्प्रिंग्स हैं या एटम्स जो जुड़े हुए हैं, किसी बॉन्ड से दो एटम जुड़े हुए हैं, उन दोनों एटम्स का रिड्यूस मान सामान्य द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी या वेव नंबर उतना ही कम हो जाएगा। वो IR सिग्नल कम फ्रीक्वेंसी पर देगा क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां तक हमने दो बातें और इससे क्लियर कर ली, क्योंकि बाकी बची हुई ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, ये तीनों रेखांक है, तो इसलिए ये केवल इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये था हुक्स लॉ। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।